Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. हेलो सर। बोले बेटा। सर आइसोमेरिज्म कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर से। ओके सर। आज कुछ हम लोग एप्लीकेशंस का पार्ट करेंगे और एक दो क्वेश्चंस बुकलेट वाले, जो कुछ डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कई सारे बच्चे पूछ रहे थे डाउट सेशन में, उसको करेंगे। Last lecture we were discussing the application part, जो stability of carbocation. I will give you few questions, आप एक बार अटेम्प्ट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट्स रिफर करिए अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो। ट्राई टू गेट आंसर। गाइस फटाफट आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। If you have any doubts, any confusion, any query, use your mic and ask.
गुड, वेरी गुड। सारे आंसर्स एक साथ लिखिए आप लोग, हाँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। If you have any query, please use your mic to ask. सबने अटेम्प्ट कर लिया? सर लास्ट का बाकी है एक सर। Okay. आज हम लोग ये जीओसी का जो भी बचा हुआ पार्ट है सब फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे आइसोमेरिज्म। और जब आइसोमेरिज्म चल रहा होगा तो आप मान कर चलिए कि 15 डेज तक उसका कोई काम नहीं आता, कोई भी बुकलेट का या किसी क्वेश्चंस का। तो दैट टाइम यू हैव टू अटेम्प्ट योर बुकलेट, वो फिनिश करके देन यू हैव टू अटेम्प्ट एमएस शान टाइप ऑफ बुक। तो जितना भी जीओसी का आपका पेंडिंग वर्क है यू हैव टू कंप्लीट दैट इन दोस 15 डेज, क्योंकि आपको क्लासरूम में जो पढ़ाया जाएगा उसको हल्का फुल्का रिवाइज कर लेंगे तो वो चलता रहेगा, कंटिन्यू काम रहेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास 15 डेज के आसपास का टाइम रहने वाला है, और अगर आपने उसको मिस कर दिया तो फिर आपके पास लोड बढ़ जाएगा आइसोमेरिज्म का। तो माय एडवाइस इज for these 15 days you at least complete the booklet part, you solve MS Sean questions, and then after 15 days you have to start questions of isomerism. All these questions are very very good questions. इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाला पार्ट नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल है। आपको सीधे सीधे, अच्छा जिनको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो उनको एक हिंट मैं दे सकता हूँ कि आप सबसे पहले रेजोनेंस चेक करना, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यही करना होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, वो हमने अलग से पढ़ा हुआ है, तो उसको छोड़ के बाकी सब में रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव चेक करिए एंड अकॉर्डिंगली आंसर निकालिए। Let me know if you have completed. Should I discuss? यस सर। चलो, guys, see this first question. पहली चीज है कि ये सबसे पहले हमको रेजोनेंस चेक करना पड़ता है,
और अगर वो नहीं समझ में आया तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। आप ऐसा सोचिए कि वेनेवर आर ग्रुप, ये मैंने पहले भी लिखाया हुआ है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। Whenever alkyl group, methyl, ethyl, propyl, butyl, whenever R group is connected to benzene, then the electron releasing power is decided by hyperconjugation. भूलना नहीं है ये लाइन। Whenever alkyl group is connected to benzene, then electron releasing power is decided by hyperconjugation. तो इसमें CH3 है, इसमें CD3 है, इसमें CT3 है। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। जिनको मालूम है केमिकल बॉन्डिंग में परहैप्स पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया गया हो तो आप इसको रट लें कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, वो Ct का सबसे ज्यादा है, देन Cd है, देन Ch है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, इसके पास भी 3H है, इसके पास 3D है, इसके पास 3T है। लेकिन CH का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, यानी इट विल बी इजी फॉर यू टू ब्रेक CH, यानी कि इट विल बी इजी फॉर CH3 टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन अगर बोला जाएगा तो सबसे अच्छा CH3 का, फिर CD3 का, या फिर मैं बोलूं CH, CD एंड देन Ct। ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर हो गया। और हाइपर कॉन्जुगेशन से उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर डिसाइड हो रही है। जितना इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा आएगा ये स्टेबलाइज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबलाइज हुआ? 1, देन 2, देन 3। मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ, आप इसका सोल्यूशन अच्छे से लिखिएगा। मेन चीज है हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है बेंजीन रिंग के साथ। प्लीज, अगर किसी को कोई भी क्वेरी होता है इन बिटवीन, बाकी लोग आंसर्स का लिखें, और you can ask using your mic. कॉपी कर लिया? Yes, sir. अब आप दूसरा वाला देखिए। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि ये जो CH3 CD3 है ये मेटा पोजीशन पे है। और मेटा पोजीशन पे ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा ना रेजोनेंस वर्क करेगा। तो यहाँ पर आंसर किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? ओनली Inductive. इंडक्टिव। वैसे मैंने आपको डी और एच का आइडिया दिया था, बट फिर भी आप यहाँ लिख लेना कि जो इंडक्टिव का ऑर्डर होता है ना, इंडक्टिव से ये प्लस आई होता है। प्लस आई मीन्स रिलीजिंग पावर। तो Ct3 जो होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3, फिर CS3। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वे में जाएंगे अब, तो ये सबसे अच्छा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। जो इसका मेन लाइन वो क्या है कि हियर एल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू connected at meta position, and meta position no hyperconjugation, no resonance, only inductive decides the answer. This is the inductive effect order plus I, and that is why answer is this. इसको भी लिख लो 30 seconds.
Done? Yes, sir. इसमें भी देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी वर्क करेगा, लेकिन इसमें क्या खास बात है, सब एल्काइल ग्रुप है, लेकिन कहीं पर मिथाइल है, कहीं पर प्रोपाइल और कहीं पर इथाइल है। अब आप इसमें देखिए, इस यहाँ डबल बॉन्ड होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। इसके पास कितना अल्फा एच है? 1 अल्फा है। इसके पास कितना है? 3 अल्फा है। इसके पास कितना है? 2 अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, इस तरह से कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा। इसको भी कॉपी कर लो। कॉन्सेप्ट वही है, देखो अलग अलग स्टाइल से लग रहा है। डन? Yes, sir. गाइस इसमें भी देखिए, ये सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख दो, सिमिलर टू फर्स्ट। इसमें रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो तो सबसे अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 वाला दिखाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन। इसको भी लिख लो आप। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, this part is common, so answer will be decided by what? NH2 group, NH2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, पहले रेजोनेंस, ये नहीं कोई बच्चा बोलेगा कि पहले इंडक्टिव चेक कर लो। रेजोनेंस चेक किया और हम लोग क्या बोलेंगे? NH2 is better इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ER मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस देन OH। क्यों? कोई बता सकता है इसका आंसर? Why do we say NH2 is better electron releasing group than OH via resonance? Anybody? Sir, oxygen is more electronegative than nitrogen. So what? सर आफ्टर द रेजोनेंस द चार्ज डेवलप्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर स्टेबल होता है।
बिल्कुल सही, वेरी गुड। पहले वाले ने भी सही बच्चे ने बोला, बट ये था कि आपको ये बोलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रिलेट करती है उससे। तो वेरी गुड। ये NH2 की इलेक्ट्रॉनिजिंग पावर ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। यानी 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। सिंपल है, इसको भी नोट कर लो। ये मैंने लास्ट लेक्चर ही तुम्हें बता दिया था, ये एंटी एरोमेटिक है, ये दोनों नॉर्मल थे, नॉन एरोमेटिक, लेकिन एक में रेजोनेंस हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 हो गया इसका आंसर। इस वाले में जाओगे तो ये एक्चुअली 6th केस ऑफ रेजोनेंस है। देखो आप, 6th केस, इसमें भी देखोगे 6 केस रेजोनेंस इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी 6 केस रेजोनेंस है। लेकिन किसका रेजोनेंस बेटर होता है? नाइट्रोजन का रेजोनेंस ऑक्सीजन के रेजोनेंस से बेटर होता है। और इसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, इसमें 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। इसको भी कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। सर डाउट एक। बोलो ना बेटा। सर जो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में हम लोग ने देखा, तो पहले हम लोग ने हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किया ना। पहले हमने रेजोनेंस के बारे में सोचा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और अगर आंसर नहीं निकलता तब इंडक्टिव से सोचते। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर निकल गया, इसलिए निकाल दिया। सर वो हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे निकला? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किस है तो। क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? दो अलग अलग। सर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ना। हाँ, तो ये बोला ना, CH बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो सबसे खराब होता है, CD का उससे अच्छा, CT का उससे अच्छा। जब CH टूट जाएगा आसानी से, तो आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन में H पार्टिसिपेट करेगा। इसमें कम कर पाएगा, इसमें बहुत कम कर पाएगा। तो जितना ज्यादा वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, उतना CH2 प्लस को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। वही ओके सर। इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस दिया है, क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो हम फंस जाते हैं। तो केयरफुल रहना है, इसीलिए आप सबका सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। सबने कॉपी कर लिया सब कुछ? Yes, sir. चल। सर एक सेकेंड। हम्म। डन सर। गाइस, एक दूसरा एप्लीकेशन मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही दूंगा, और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। यू मे गेट सच क्वेश्चन डायरेक्टली इन दी जे एडवांस्ड एग्जाम, और वो रिलेटेड है बॉन्ड लेंथ। पहले भी किया है, लेकिन हमने पहले थोड़ा सिंपल वे में किया, अभी हमको एरोमेटिक वाला पार्ट भी इंक्लूड करना है। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, कुछ भी आपसे इसमें पूछ ले। और एक होता है इसमें रोटेशन ऑफ बॉन्ड, सॉरी, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट बॉन्ड, रोटेशन
अबाउट बॉन्ड, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट बॉन्ड, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही जैसा सब में यूज होता है। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आई एम गिविंग यू। आप इसको पहले एक बार ट्राई कर लो। इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, जो बॉन्ड आपने रोटेट करके दिखाया है। इसके लिए जरा एक बार बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखिए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, डाइपोल मोमेंट इसका ऑर्डर बताइए, ईज ऑफ रोटेशन, ईज ऑफ रोटेशन इसका ऑर्डर बताइए, और रोटेशन बैरियर यानी डिफिकल्टी, जो इसका आंसर होगा उसका उल्टा ये हो जाएगा। इसका ऑर्डर बताइए, सबके लिए ऑर्डर एक बार बताइए जरा, ट्राई करिए खुद। गिविंग यू 2 minutes, क्विक। सबने अटेम्प्ट कर लिया? क्या डिस्कस, सबने अटेम्प्ट किया? Yes, sir. देखिए, ये एक स्पेशल वे में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, एज आई टोल्ड यू, वो जो रेजोनेंस वाला स्टाइल है, डबल बिकमिंग सिंगल, पार्शियल डबल, देन कंपैरिजन, वो सब आता है। इसमें कैसे करना होता है, बिकॉज इसमें रिंग के बीच में एक डबल बॉन्ड दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद आपको एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, जिसका मतलब है माइनस चार्ज, और एक को आपको प्लस चार्ज देना होता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच रिंग विल गेट प्लस और विच रिंग विल गेट माइनस। तो ऐसा आपको प्लस माइनस देना है जिससे दोनों रिंग्स आपको ट्राई करना है कि एरोमेटिक बन जाए। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया, अगर ऊपर वाली रिंग को मैंने प्लस दे दिया तो आई विल रियलाइज कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप हो गया, कैन यू सी। और नीचे वाले को माइनस दिया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बन गया। अगर मैंने उल्टा कर दिया होता, अगर मान लीजिए बाई चांस किसी बच्चे ने दिमाग ज्यादा लगा दिया और इसको माइनस दे दिया और नीचे वाले को
नीचे वाले रिंग को प्लस दे दिए, देन व्हाट विल हैपन, ये बन जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये इसका मतलब सही नहीं है। क्या सही होगा स्टाइल? ये हर सिस्टम स्टेबल होने के लिए मूव करता है, तो जब तुम कुछ काम करोगे उस पे एक्शन करोगे तो ऐसा एक्शन होना चाहिए जिससे सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज हो। इसको भी देख लेते हैं, ऊपर वाले को प्लस दे सकते हैं, ऊपर वाले को माइनस दे सकते हैं, ऊपर वाले को जो भी, मतलब आप ऑपोजिट कर सकते हो। तो आप ऐसा करें, अगर यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस रख दें, देन यू विल रियलाइज कि ये जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप एरोमेटिक, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप aromatic. So here also you're getting aromatic, here also you're getting aromatic. इसमें भी वही aromatic, इसमें भी वही aromatic. अब अगर पहले वाले को सोचो, पहले वाले में कुछ भी कोशिश कर लो, believe me, both rings you cannot get aromatic. अगर मैंने ये सिस्टम दिया तो बड़ी वाली रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की है, एरोमेटिक बन जाएगी, ये अनफॉर्चुनेटली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की एंटी एरोमेटिक। अगर कभी भी एक रिंग एरोमेटिक हो और एक एंटी एरोमेटिक, होल कंपाउंड विल बी कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। और अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है यानी सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही रहना चाहेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जबकि इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड तोड़ते हो, प्लस माइनस लिखते हो, यू आर गेटिंग एरोमेटिक सिस्टम, यानी कि ये डबल जो है वो सिंगल की तरफ मूव करना चाहेगा ड्यू टू एरोमेटिसिटी। किसमें ज्यादा मूव करेगा? जिसमें ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी। इसमें बोथ रिंग्स हैव गॉट 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, वन इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड वन इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखेंगे ये ज्यादा बेटर एरोमेटिक है, दोनों रिंग ज्यादा डीलोकलाइज वाले इलेक्ट्रॉन्स वाला है, बेटर एरोमेटिक। यानी सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें मिलेगा? इसमें। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 2 लेस देन 3 लेस देन 1। जबकि इस वाले में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ निकालना, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, ये हो गया। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस के फॉर्म में रहना चाहेगा ना, तभी तो एरोमेटिक मिल रहा है आपको। तो व्हाट विल यू आंसर हियर? 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। ईज ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है कि जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आसानी से घूमेगा मॉलिक्यूल। तो किसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है? 2 में, तो 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। बैरियर किसमें ज्यादा होगा? जिसमें डबल बॉन्ड हो, याद रखना। तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। तो ये एक लाइन में यहाँ लिख भी देता हूँ आप सबके लिए। आप ऐसे लिखिएगा, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर implies easy rotation। बस इतना लाइन आप याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो और इस पे कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज पूछो। सर बोलो बेटा। सर अच्छा एरोमेटिक देखने के लिए हम लोग डीलोकलाइज देखेंगे क्या? दोनों में इक्वल डीलोकलाइज है तो ज्यादा स्टेबल। नहीं नहीं, ज्यादा डीलोकलाइज। ओके सर।
Let me know if you have copied down. Done? 1 minute, sir. गाइस अभी आप नेक्स्ट लिखिएगा और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ऑलरेडी किया हुआ है मैंने सब। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी सबको आता है अभी निकालना, तो आई विल राइट फ्यू क्वेश्चंस, आप सीधे सोचिए। नॉन एरोमेटिक, आई एम जस्ट राइटिंग द कंपाउंड्स, आप बस अपना दिमाग लगाइए। ऑलरेडी आपको मालूम है कि क्या क्या कैरेक्टर्स चेक करते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है बोराजोल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये बताएंगे, बट वहां पर एरोमेटिसिटी का डिस्कशन नहीं होगा। B3N3H6, इसको बोलते हैं बोराजोल। इसका दूसरा नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बड़ा बड़ा आंसर बताइए कोई।
Done. गाइस बहुत सिंपल, आप इसको देखो। आउट ऑफ टू लोन पेयर, वन लोन पेयर विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस, प्लस बी रेजोनेंस में पूरा डिलोकलाइज सिस्टम दिख रहा है आपको, ऐसा इतना पार्ट देखो। ये जीरो कंट्रीब्यूट करेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप, आराम से ये एरोमेटिक हो गया। इसको देखो, ऐसे क्वेश्चन जब तुम्हारे पास आए जिनमें डबल बॉन्ड करके कुछ बीच में गड़बड़ कर रहा हो, तो आप उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दो, यानी इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ O माइनस किया, यहाँ प्लस लिख दिया, डबल बॉन्ड को प्लस माइनस करके लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये सिस्टम प्रीवियस सिस्टम जैसा ही ऑलमोस्ट है, इस हिस्से को देखो इतना, क्योंकि रिंग का यही पार्ट है। आउट ऑफ टू लोन पेयर वन लोन पेयर विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस, प्लस रेजोनेंस में डबल, डबल रेजोनेंस में तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगेन, ये इसको भी आप एरोमेटिक बोल दोगे। जब भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता ये नहीं जाएगा, खाली डबल सिंगल डबल सिंगल डबल देखो, तो ये ध्यान से देखोगे तो फिर से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये भी एरोमेटिक हो गया। बोरॉन जैसे कार्बन प्लस होता है, वैसे ही बोरॉन एम्प्टी ऑर्बिटल वाला, ये इतना रेजोनेंस वाला होता है। बोरॉन बैरियर नहीं होता है रेजोनेंस का, बोरॉन पार्ट लेता है रेजोनेंस में अपने एम्प्टी ऑर्बिटल से, तो 2 + 2 + 2 और एम्प्टी का मतलब 0, कितना इलेक्ट्रॉन का लूप आएगा 6 पाई का, दिस विल बी एरोमेटिक। ये तो नाम ही लिखा इन और इन बेंजीन, सीधे सीधे समझ लो, एरो के बदले डबल बॉन्ड मान लो तो डबल सिंगल, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप, ये भी एरोमेटिक हो गया। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस इस तरह से आपको मिल सकते हैं, व्हेन मेनी रिंग्स फ्यूज टुगेदर एंड व्हेन यू रियलाइज कि एक सर्कल सा बन रहा है, ऐसा जब भी आपको ऐसा लगे कि रिंग्स इस तरह से फ्यूज्ड हैं कि एक सर्कुलर वे में कई सारे रिंग्स इस तरह से जा रही हैं, तो आप केवल आउटर जो पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन्स है ना उतना काउंट कर लो। अगर वो 4n+2 सेटिस्फाई कर गया तो समझ लेना कि ओवरऑल आपको करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, इंडिविजुअली आपको रिंग की एरोमेटिसिटी दिखानी होती है, लेकिन अगर बाई चांस इंडिविजुअली आप डिफिकल्ट है, आप पेरीफेरी में चेक कर लो, तो अगर यहाँ पर 4n+2 पाई सेटिस्फाई हो गया तो आप उसको एरोमेटिक बोल दो कि यहाँ पर 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 टू 12 टू 14, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैच किया एरोमेटिसिटी को। ठीक है, ये अगर थोड़ा डिफिकल्टी भी अभी आए तो इसको स्किप कर दो, बाकी सब कॉपी कर लो, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो यू विल गेट द आइडिया।
Done? Yes, sir. Guys, now next application के फॉर्म में लिखिएगा रिएक्शन विद AgNO3 सॉल्यूशन, या मैं सीधे सीधे अगर खाली रिएक्शंस कर दूं, उसमें जैसे एक रिएक्शन है रिएक्शन विद AgNO3 सॉल्यूशन। अभी एक बैच में थोड़ा सा उनको कम समझ में आ रहा था तो मैंने फिर स्किप कर दिया। आप भी देख लो, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आई कैन स्किप दिस कॉन्सेप्ट। ये ऐसा बहुत अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार हाइड्रोलिसिस करके भी रिएक्शन लिखा होगा। ये और ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट कॉन्सेप्चुअली उनको सॉल्व एक जैसे करना पड़ता है। और ये सब की सब हेलाइड्स के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई हेलाइड है RCl, RCl एक एल्काइल हेलाइड है, इसका रिएक्शन तुमने AgNO3 के साथ कराया। AgNO3 का मतलब होगा Ag प्लस और NO3 माइनस। तो Ag प्लस जो होता है ना, वो इसका Cl निकाल लेता है और बना देता है AgCl। वो ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में तुम्हें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया एल्काइल हैलाइड का, इसका मतलब है एल्काइल हैलाइड कैन इजीली गिव Cl। और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कई बार आपको 2-3 एल्काइल हैलाइड देगा, बोलेगा कौन रिएक्शन ज्यादा करेगा, तो जो आसानी से व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा वो रिएक्शन ज्यादा करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कई बार Ag हो सकता है RBr हो। अगर RBr है तो ये AgBr बनाएगा। AgBr येलो प्रेसिपिटेट होता है, AgI भी येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये केवल रिएक्शंस के लिए है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक लिख दूं, एक मैं ये लिखता हूँ ये, और एक मैं लिखता हूँ ये, एंड आई एम आस्किंग व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। एक मान लीजिए मैंने लिखा है ऐसा, और एक मैंने लिख दिया है ऐसा। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, और सबके लिए क्वेश्चन का स्टाइल वही है। विच इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ टू, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे ये दो कंपाउंड्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के Cl को हटा दूंगा, एंड आई विल चेक, इन एक केस में ये कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे केस में ये कार्बोकेटाइन बनता है, राइट। इन दोनों में से द वन विच इज मोर स्टेबल, वो आसानी से Cl दे देगा। मैं लिख देता हूं, द वन विच इज मोर स्टेबल गिव्स Cl easily। तो वो ज्यादा रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, कोई डिफरेंस और नहीं है। ये याद करो, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज लेस स्टेबल, डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज उससे ज्यादा स्टेबल, और अगर सिंगल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा रिलेटिवली। तो डबल बॉन्ड का प्लस अनस्टेबल होता है रिलेटिवली सिंगल बॉन्ड के। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये आंसर आ गया। फिर इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं, सेम चीज, इस उसमें भी मैं दो कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। वन कार्बोकेटाइन विल बी लाइक दिस, वन कार्बोकेटाइन विल बी लाइक दिस। कोई बता सकता है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एनीबॉडी? सेकंड। इसमें दो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें एक ही रेजोनेंस है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। सेकंड। आप फंस गए, ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बस, ये मोर स्टेबल। इसका मतलब है कि इसका जो एल्काइल हैलाइड है दैट विल बी मोर रिएक्टिव। कॉपी कर लो इसको।
सर आप एक मिनट नेक्स्ट पेज पे जाओ। नेक्स्ट पेज। डन। यस गाइस इसमें एक आध रिएक्शंस के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कई बार रिएक्शन विद सोडियम लिखा होगा कहीं पर, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, एस ब्लॉक का जो वो फर्स्ट ग्रुप का जो मेटल्स है, एक्चुअली में जैसे सोडियम को आप पानी में डालते हो तो सोडियम इज रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिडिक एच। ये अगर मान लीजिए ये आपस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ H2O ले लो, कुछ भी कोई एसिड, मतलब H कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लो, एसिडिक प्रोटोनिक वाला H होना चाहिए, तो सोडियम जो इसमें से H2 रिलीज करा देता है। ये तो सॉल्ट बन गया। ये एक नॉर्मल सी रिएक्शन है। अब इमेजिन करिए ये सिचुएशन, इसका रिएक्शन सोडियम से होगा कि नहीं होगा। तो हमने चेक किया कि यहाँ पर जो H है ना, अगर उसको रिमूव कर दो तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा लोन पेयर के साथ और ये 6 पाई का लूप बन जाएगा, यानी सिस्टम एरोमेटिक होगा। कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो जाना मतलब ये H तो एसिडिक ही होगा ना, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पर आप Na+ डाल दो और साथ में निकाल दो हाफ H2। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स एरोमेटिक प्रोडक्ट। तो यस, ये एरोमेटिक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह से एक आध रिएक्शंस ऐसी होंगी जो थोड़ी अलग सी हैं, बट आप उनको याद भी कर सकते हो अगर आपको डिफिकल्टी आए। जैसे ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, ठीक है, लेकिन अगर इसका रिएक्शन पोटेशियम के साथ कर दो ना, तो पोटेशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो एक नया सिस्टम बन जाता है जो दिखने में ऐसा लगेगा तुम्हें, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान से देखोगे तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बन रहा है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप का मतलब ये बन जाएगा एरोमेटिक। इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जैसे ये सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देता है, उसी तरह से अगर इसका रिएक्शन किसी लुईस एसिड के साथ करा दो, इसको बोलते हैं लुईस एसिड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। इलेक्ट्रॉन्स लेने का मतलब है कि जहां माइनस तुम्हें दिख रहा है ना, उस प्लेस पे तुम्हें प्लस दिखना शुरू हो जाएगा, और जब वहां प्लस दिखेगा, अब आप ध्यान से देखो, ये सिस्टम में आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप दिख रहा होगा, ये फिर से एरोमेटिक बन गया। तो इस तरह से कुछ अलग सी रिएक्शंस तुम्हें मिल सकती है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। इसीलिए ये भी आप कॉपी कर लो, बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर और डिस्कशन करेंगे।
Copied? 1 minute, sir. Okay. Done, sir. गाइस ये पार्ट सब खत्म हो गया, एप्लीकेशन वाला भी। अब एक दो चीजें रह गई हैं, कुछ इंटरमीडिएट जो उतना पूछते नहीं है, बट वी विल कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो। तो एक हेडिंग डालिएगा कार्बीन। कार्बीन, दिस इज एन इंटरमीडिएट। अब अगर इफ यू रिकॉल एल्कीन का फॉर्मूला याद करो, CnH2n होता है, और तुमने कभी भी n का वैल्यू 1 नहीं डाला होगा, हमेशा n की वैल्यू 2, 3, 4, क्योंकि अगर 1 डालोगे तो डबल बॉन्ड कैसे प्लेस करोगे। लेकिन अगर उसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 डाल दो तो जो मिलेगा ना, उसी को कहते हैं कार्बीन। ये होता है फॉर्मूला कार्बीन का। एक छोटा सा नोट इसमें लिखो, a neutral divalent carbon, a neutral divalent carbon having a neutral divalent carbon having two non-bonding electrons, having two non-bonding electrons on the divalent carbon, on the divalent carbon is called carbene. एग्जाम्पल देख के पता चल रहा है 2H है और ये दोनों कार्बन की 4 वैलेंसी, वो टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बच गए, तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो सकता है कि अलग अलग ऑर्बिटल में हो, लाइक दिस, या हो सकता है एक ही ऑर्बिटल में ये दोनों डाल दिए आपने, ऐसा। तो डिफरेंस क्या है दोनों? तो इफ यू रिकॉल एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ आपने पढ़ा होगा, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। व्हाट हैपेंस, Yes. मेनी टाइम्स हम लोग हंस रूल तो याद रखते हैं, बट पूरा नाम ध्यान से नहीं देखते। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो उसमें जो वर्ड मल्टीप्लिसिटी है ना, वो बड़ा स्पेशल है। वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें वो प्लस हाफ या माइनस हाफ के मल्टीपल में हो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर तुमसे ये दो सिस्टम में पूछा जाए विच वन इज मोर स्टेबल, तो ऑफ कोर्स ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। एक मैथमेटिकली मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है इस फॉर्मूले से। एस जो होता है वो टोटल स्पिन होता है, इसमें देखोगे तो हाफ हाफ कितना हो गया, 1। तो बताइए इसके लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 यानी 3। इसलिए इसका नाम है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, इसका देखो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, स्पिन कितना है, हाफ माइनस हाफ, 0 हो गया, तो 2 into 0 plus 1 that comes 1, that is why name is
सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन, तो ट्रिपलेट कार्बिन भी पता चल गया तुम्हें, सिंगलेट कार्बिन भी। और इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑफ कोर्स ट्रिपलेट कार्बिन, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। ट्रिपलेट कार्बिन is more stable than singlet carbene। ठीक है। और अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन और शेप देखोगे तो इसमें तो लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये लोन पेयर के फॉर्म में, तो ये इसको आप लिख दोगे sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये लीनियर शेप में रहेगा। और इसको अगर लिखना चाहोगे ज्यादा कुछ तो ये हो जाएगा sp2 और v शेप। तो ये कॉपी कर लो आप। ये केवल इंटरमीडिएट है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन फ्री रेडिकल, वो ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है, उसी तरह का ये एक इंटरमीडिएट है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यूज माइका। डन। सर देयर आर फ्यू सब्स्टिट्यूटेड कार्बिन्स, तो उनके भी नाम लिख लो आप। जैसे इसका नाम, 2 Cl लगा दिया ना, तो इसको बोलते हैं डाई क्लोरो कार्बिन। ठीक है। इस तरह लेटर से आपने 2 फिनाइल लगा दिए, तो नाम क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल कार्बिन। जस्ट कॉपी दीज टू। Guys, very similar to this carbon, there is another intermediate, उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, नाइट्रीन। जैसे वहां कार्बन पे लोन पेयर था, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ऐसा। इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा। A neutral monovalent molecule, a neutral monovalent molecule of nitrogen a neutral monovalent molecule of nitrogen with two pairs of non-bonding electrons on nitrogen,
with two pairs of non-bonding electrons on nitrogen. ये एग्जाम्पल आप कॉपी कर लेना. डन. Yes, sir. गाइस इसमें लास्ट पार्ट लिखिएगा थियरी वाले, फिर मैं बुकलेट का क्वेश्चन एक दो कराता हूँ. दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. रिकॉल करिए 3-4 कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के, उसमें से एक नाम ये भी था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट जीओसी में उतनी है नहीं, इसलिए इसको ज्यादा कुछ करना नहीं है. एक छोटा सा इसका डेफिनेशन या नोट के फॉर्म में आप लिखिए. ये कहीं पर यूज नहीं होता जीओसी में, लेकिन फैक्टर एक है, इसको वो लिखते हैं इसीलिए. इन अ कंपाउंड विद multiple bonds, in a compound with multiple bonds का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. when a reagent approaches the organic compound, when a reagent approaches the organic compound, pi electrons shift towards one of the combining atoms, one of the constituent atoms. ऐसा करके लिखिए, one of the constituent atoms. This is a temporary effect. I repeat, in a compound with multiple bonds, double bond or triple bond, when a reagent approaches the organic compound, pi electrons shift towards one of the constituent atoms. This is a temporary effect. Simple है, ध्यान से देखना. एक एग्जांपल लेते हैं, इसको कहते हैं कीटोन, एसीटोन है ये. It has been found given a nucleophile, याद है ना, जिसके पास लोन पेयर होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. When nucleophile approaches this compound, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फिर ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ कनेक्ट हो जाता है. तो ये जो शिफ्टिंग है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ये शिफ्टिंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. व्हाई टेम्परेरी? परमानेंट क्यों नहीं है? इंडक्टिव परमानेंट था, resonance permanent, the hyperconjugation was permanent, because here this shifting occurs when nucleophile or reagent approaches. अगर ये अप्रोच ना करे तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट. जस्ट कॉपी द एग्जाम. इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क. Done? Guys, all of you open your booklet और उस बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एक्सरसाइज 5 उसको ओपन करिए.
Please repeat. मैंने बोला है क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 एक्सरसाइज 5 ओपन करिए बुकलेट का, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे ये, और इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पहले डिस्कशन में ही ले आते हैं। और बाकी आप ज्यादा डिफिकल्ट हो तो एक दो टाइप के क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लेट मी राइट एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। यू मे गेट सच क्वेश्चंस। इन सबका एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, क्या है वो? एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस गिव्स यू बेस एंड एसिड। बहुत सिंपल है, आपको एसिड 1 और एसिड 2 है, सॉरी 2 कंपेयर करना है। कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जानी है तो एसिड 1 शुड बी स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2। ये तब जाकर के रिएक्शन होगा कोई भी। तो जैसे मैं 8th क्वेश्चन चूज करता हूं, ठीक है। 8th क्वेश्चन की खास बात क्या है? आप ऑप्शन ए ले लो। अच्छा, अगर आपको कभी भी एसिड का कंपैरिजन में डिफिकल्टी है तो आपको क्या करना है? आप नोट्स रिफर करिए। आपको बहुत मैंने एसिड्स का कंपैरिजन कराया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, H2CO3, टर्मिनल एल्काइन, एल्केन, सो मेनी कंपाउंड्स, एक्टिव मिथाइलिन। आप जस्ट चेक योर नोट्स, जहां भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है नोट्स रिफर करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें केवल एसिड का कंपैरिजन चाहिए, बाकी तो फॉरवर्ड जाएगा नहीं जाएगा वो इससे पता चल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को चूज कर रहा हूँ। ऑप्शन ए में क्या है? ये है फिनॉल, ठीक है। अब कई बार तो यही पता नहीं चल पाता है कि कौन सा कंपाउंड एसिड होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो रिएक्शन देख के पता चल जाता है। नहीं तो आपने इतने सारे एसिड्स लिखे हुए हैं, कुछ तो आइडिया लगेगा ही ना कि भाई सामने वाले में हमने एसिड में पढ़ा था इसको, तो ये एसिडिक कंपाउंड होगा। तो अब प्रोडक्ट भी देख के कई बार पता चल जाता है। जैसे इसी को देखो, इसमें प्रोडक्ट एक है PHONA, इसका मतलब PHOH ने H लूज किया ना, इसका मतलब ये एसिड है, राइट। और इसका मतलब अगर ये एसिड है तो ये बेस है, इसका सोडियम उधर चला गया, H इसने ले लिया, तो क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3 यू कैन ऑल्सो राइट H2O प्लस CO2। इसका मतलब है कि यू कैन क्लेम वेदर रिएक्शन विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉट, तो उसके लिए ये एसिड 1 और ये एसिड 2 हो गया तुम्हारे लिए। एसिड 1 और एसिड 2 को आप कंपेयर कर लो, राइट। तो PHOH जो होता है फिनॉल is less acidic than H2CO3, acidic than H2CO3। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता। और ये तुम्हें ना मालूम हो तो नोट्स चेक करो, आपको सब कुछ लिखा है मैंने एसिडिक, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, हर चीज मैंने एसिडिक में लिखा है। केवल कंपैरिजन, मैं केवल ये बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। एसिडिक एसिड का कंपैरिजन नोट्स चेक करिए। बी ऑप्शन देख लो, जैसे इसमें क्या है, एक टर्मिनल एल्काइन दिया हुआ है, या एसिडिक H मान के चल रहे हैं हम लोग। NaOH दिया हुआ है, NaOH में OH पार्ट बेसिक होता है, OH खाएगा क्या बनाएगा? H2O। तो उधर आपका H2O आपका एसिड हो गया, तो यानी कंपैरिजन किसके बीच में होगा? इस वाले एसिड और इस वाले एसिड के बीच में। फिर से नोट्स रिफर करिए एंड यू विल रियलाइज H2O इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर दैन, रिलेटिव होता है ना, टर्मिनल एल्काइन। इसका मतलब ये रिएक्शन में नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट का एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह से सी ऑप्शन चेक करो। सी ऑप्शन में चेक करोगे तो आपका प्रोडक्ट में H2O है। डी ऑप्शन चेक करोगे तो प्रोडक्ट में एल्केन है, ध्यान से देखो। और एल्केन जो होता है ना, बहुत ही खराब एसिड होता है, तो बहुत चांस है आपको, कई बार क्या होता है सेकंड्स में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है ना, तो ये सब मुझे करना ही नहीं पड़ता, मैं केवल प्रोडक्ट के एसिड चेक कर लेता और वो कह रहा कौन सी रिएक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो भाई जिसका प्रोडक्ट एल्केन एसिड बन रहा है, वीकर एसिड बनेगा तो वो ज्यादा रिएक्शन होगा ना। तो यहाँ पर H कनेक्टेड टू N है, यहाँ पर H कनेक्टेड टू कार्बन है और ये एल्केन है, तो ये बहुत ही खराब एसिड है, यानी ये रिएक्शन फटाफट हो जाएगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ये हटा दो। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जब 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 9th क्वेश्चन में भी इधर का मान लीजिए आपको ज्यादा आइडिया नहीं है ना, ये कीटोन का है
कीटोन का एसिड, ये एसिडिक H है, ठीक। इसका रिएक्शन तुमने BNA के साथ कराया, तो BNA का जो B पार्ट है वो H खाएगा और क्या एसिड बनाएगा, BH। भूल जाओ सॉल्ट क्या लिखा है, हमें क्या लेना देना। वी हैव टू कंपेयर BH विद दिस एसिड, ठीक। लेकिन वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कन्वर्ट दिस इनटू दिस ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, यानी मैक्सिमम रिएक्शन किसमें होगी। तो मैं ऑप्शन ए का BH निकाल लूं। ऑप्शन ए का BH क्या हो जाएगा, C2H5OH। ऑप्शन बी का BH क्या हो जाएगा, CS3COH। ऑप्शन सी का BH क्या हो जाएगा, C6H5 होल थ्राइस CH। ऑप्शन डी का BH क्या हो जाएगा, H2। जिसका BH सबसे खराब एसिड होगा, ये वीक जितना होगा, जितना ये वीक होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये मान लेना। तो इन सब में वीक कौन है, इसमें H कनेक्टेड टू O, इसमें H कनेक्टेड टू O, इसमें H कनेक्टेड टू C, इसमें H कनेक्टेड टू O। इसका मतलब है सबसे खराब ये है, वीकर एसिड है। तो यही वाला आंसर हो जाएगा, इसमें ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, समझे ना। 10th क्वेश्चन को पिक कर लो। 10th क्वेश्चन में देखो पिक्रिक एसिड दिया है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में फिनॉल दिया है, सी वाले में एक्टिव मिथाइलिन है। ये सब नाम मैंने सब बताए हुए, खाली एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है आपको। जो सबसे खराब एसिड लेफ्ट का होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है। इस तरह से आपको 9th, 8th और 10th क्वेश्चन सॉल्व करने, ये कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करिए। जैसे किसी ने लिख दिया कि 11th क्वेश्चन, तो भाई 11th क्वेश्चन भी यही है, इसी स्टाइल से करना है। एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया है जिसका एसिडिक H है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, NaNH2। बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH2 विल एब्स्ट्रैक्ट H, और एसिड क्या बनाएगा इधर NH3, साथ में कंपाउंड और बनेगा सॉल्ट। हमें वैसे सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो एसिड से मतलब होता है, राइट। तो यानी कंपैरिजन आपको इस वाले का NH3 से के साथ करना है था। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कह रहा हो रही है, यानी अकर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला कंपाउंड कि ये वाला कंपाउंड। इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो लेफ्ट का एसिड ज्यादा स्ट्रांग हुआ, यानी कि ये वाला स्ट्रांग ज्यादा हो गया इससे। ये लो, एक चीज पता चल गई। इसी तरह से फिर नेक्स्ट, इसी स्टेप में नेक्स्ट स्टेप का रिएक्शन देखो, उसमें देखो प्रोडक्ट का एसिड क्या बन रहा है। अगर वो रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी हो रहा है, उसमें भी आपका लेफ्ट का एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर आगे वाला थर्ड स्टेप की रिएक्शन करो, उसमें भी लेफ्ट और राइट के एसिड्स का कंपैरिजन कर लो, फटाफट आपको आंसर निकलता चला जाएगा। अगर कोई भी एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, देन लेफ्ट हैंड साइड का एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन राइट हैंड साइड का एसिड। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप चाहिए तो कॉपी कर लो, एंड आप पूरा बुकलेट अटेम्प्ट करना, पूरा बुकलेट आप अटेम्प्ट करना। और आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है कि यू विल गेट अराउंड 15 डेज टाइम, जब आपका आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो मेरे एडवाइस है आप सब अच्छे से बुकलेट वगैरह फिनिश कर लो, ठीक है, सो दैट आप जब आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस करें तो आपको इधर का कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। सर बोले आपने एक क्वेश्चन दिया था, वो फिर एक्सप्लेन, आपने बोला था कि अपने से कर लेना। अपने से कर लेना मतलब सर मतलब आप बाद में एक्सप्लेन करने वाले थे। कौन सा क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ का 2 क्वेश्चन है। मुझे नहीं मालूम, नंबर बोलो तो तभी तो देखूंगा मैं। जब आपने कैटेगरी ऑफ फिनॉल लिखाया था उसके बाद में। मेरे को याद नहीं, कुछ क्या पूछना है, कुछ ग्रुप में डाल दो, मेरे को समझ में तो आया आप पूछ क्या रहे हो। सर वो क्वेश्चन है HCOH इज ग्रेटर देन कार्बो। वो सब आपको खुद करने थे, मैंने आंसर ऑलरेडी दिया है। आंसर आपके पास है, आप सोचिए, उसमें इंडक्टिव सोचिए, रेजोनेंस सोचिए, आंसर वही है, आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर नहीं हो तो बोलिए आप मेरे को। सर वो नहीं हुआ। आंसर इसको रट लो, अब मैं उसमें क्या कर सकता बेटा, मैंने तो ऑलरेडी आंसर इसीलिए तो दिया है आपको। और कभी क्वेश्चन आए तुमसे कुछ वैसा, तब आप मुझसे पूछना कि सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ और एक्सप्लेनेशन क्या पूछ रहे समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको दी होंगी। कुछ चीजें आप जब क्वेश्चंस आप करो, आप मेरी एडवाइस है, आप बुकलेट सॉल्व करो, एमएस ट्रान करो, फिर जब आप फंसना शुरू करो उसमें, फिर नोट्स रिफर करो, फिर उसमें आप बोलो कि सर ये चीज लिखी हुई है समझ में नहीं आ रही है। आप केवल थियरी में ही घूमते मत रहना कि पता है स्विमिंग पूल के बगल में बैठ के खाली रूल्स पढ़े जा रहे हैं, रूल्स पढ़े जा रहे हैं, स्विमिंग पूल के अंदर जंप ही नहीं कर रहे हैं। आप जंप करो, आप तैरना सीखो, फिर जैसे फंस रहे हो फिर वापस आकर के रूल्स वापस पढ़ लिए। ये सब आप करना शुरू करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बुकलेट खूब अच्छे से अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।